हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम क्लास 10th आईसीएसई के जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है चैप्टर वाइज वो डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर आए हुए जितने भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। कहता है कि करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल एज शोन इन द फिगर। Which one of the given figure will correctly depict the magnetic polarity and the direction of the lines of forces along the axis of the coil? ये जो क्वेश्चन है ये आपका है स्पेसिफिक पेपर पे आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपका कॉम्पिटेंसी वाले भी डिस्कस करूंगा, एट द एंड वही वाले सारे हैं। मुझे था कि मैं दोनों ही डिस्कस कर दूं। तो देखिए बेटा, सबसे पहली बात, इस फिगर को ध्यान से देखिए और इस फिगर में जो डॉट 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 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, प्लीज उसको समझने की कोशिश करें। ये जो डॉट डॉट है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये पेपर के आगे की तरफ है। मतलब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जैसे कि अगर मैं इस कॉइल को देख रहा हूं, यहां से देख रहा हूं ना, तो ये वाली जो लाइन है ये सॉलिड से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, और जो मेरी पीछे वाली लाइन है ना, इसको मैं डॉट 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 लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा। और बस यही चीज यहाँ पे किया गया है। सो जो मेरे पास रिंग है वो मेरे सामने ऐसे रखा हुआ है, तो ये वाली लाइन मुझे सॉलिड नजर आ रही है और उसकी जो पीछे वाली लाइन है वो मुझे डॉट 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 करके यहाँ पे दिखाई गई है। सो अल्टीमेटली यू कैन सी दैट कि जो करंट है वो हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर मैं यहाँ से इसको ध्यान से देखूं तो जो करंट है वो मेरा एक्चुअली में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा जो है करंट फ्लो करता है कॉइल के अंदर, तो वो हमारा साउथ पोल होता है। तो ऑफ कोर्स ये मेरा साउथ पोल है। अब मुझे ये भी पता है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करती हैं। सिर्फ इसी वजह से ये वाला जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि एक तो ये साउथ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसके अंदर एंटर कर रही है। पहले वाले केस में क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे बाहर निकल रही थी, तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन नहीं माना जाएगा। और बाकी नॉर्थ तो ये है ही नहीं, तो इसकी वजह से बी और डी तो वैसे भी नहीं होंगे। तो इसलिए जो जो इसका सही आंसर है बेटा वो हमारा सी होगा। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। कहता है अ ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू चेंज अ हाई ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ टू अ लो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल सही है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। देखिए, जहां तक हम अच्छी तरह जानते हैं, अगर आपकी जो ईएमएफ है वो डिक्रीज अगर हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। बहुत सिंपल है, ट्रांसफॉर्मर है आपका। उसके बाद उसने एक बात बोली है, स्टेट वेदर द टर्न्स रेशियो ऑफ द अबव ट्रांसफॉर्मर इज। पहली बात आपको बता दूं कि टर्न्स रेशियो क्या होती है। टर्न्स, मैं एक मिनट, अगर मेरे पास टर्न्स रेशियो की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो इसका मतलब होता है एन एस अपॉन एन पी। मतलब नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल डिवाइड बाय नंबर ऑफ, वैसे सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स होते हैं, ये नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी कॉइल। तो हमें पता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के अंदर हमारे जो प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए सेकेंडरी कॉइल। इसी वजह से आपका डिनोमिनेटर बड़ा है और अल्टीमेटली जो आपका आंसर है वो लेस देन 1 आएगा। एंड देयरफॉर आपके बी पार्ट का जो आंसर है वो है लेस देन 1। तो देखिए, पहले पार्ट का आंसर होगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर और बी पार्ट का जो आंसर है वो है लेस देन 1। और इसी तरीके से आपने इसके आंसर्स को करना था। हाँ जी, बिल्कुल सही हमारे आंसर हैं। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं नेम द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। देखिए, जो प्रिंसिपल है वो बहुत सिंपल है। इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है। मतलब जब कभी भी फ्लक्स में चेंज आता है किसी कॉइल के थ्रू, तो उस केस में उसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है और ये उसी प्रिंसिपल पे आधारित है। नेक्स्ट है स्टेट इट्स वन यूज। देखिए, एसी जनरेटर का काम कब क्या होता है, जब हमारे घर में लाइट जली जाती है तो उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं।
तो बस यही इसका आंसर होना चाहिए। देखिए फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ और प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखा ही हुआ है। दूसरा, इट इज यूज एज ए बैकअप फॉर द लिफ्ट इन द टॉप। ये जो स्टेटेड वन यूज है, ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, नहीं होना चाहिए था, बट चलो कोई बात नहीं। बट ठीक है, जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से ये हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन के अंदर बोलता है कि द डायग्राम बिलो शोज अ कार्डबोर्ड ऑन विच द आयरन फिलिंग्स आर केप्ट। इसके ऊपर आयरन फिलिंग्स को रखा गया है कार्डबोर्ड के ऊपर। A wire bent in the form of loop is seen passing through the cardboard. ठीक है। When the current flows through it, the iron fillings arrange themselves as shown below with the direction of magnetic field. बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड को शो किया गया है और यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो किया गया है। बहुत बढ़िया है। अब ये आपसे बोल रहा है कि स्टेट द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी ए एंड बी। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, हमें ये बात समझनी है कि करंट जो है वो ए से बी जा रहा है कि बी से ए जा रहा है। अब बात करेंगे कैसे आइडेंटिफाई होगा। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखकर ही हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? पहले रूल को याद रखिए, राइट हैंड थंब रूल हमने किया था। क्या था वो रूल? कि अगर करंट की डायरेक्शन थंब के अलोंग है और वो अपवर्ड है, तो आपकी कर्ल्ड जो फिंगर्स होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती हैं। सो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो यहां पे जो करंट है वो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से देखिए, आप थंब को करंट की डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में करो और फिंगर्स को कर्ल करिए, तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो इसका मतलब है कि जो करंट है इस केस में अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अगर इस केस में देखेंगे तो आप अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को घुमाना चाहते हो, तो थंब को आपको ऑटोमेटिकली नीचे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार करके देखिए, थंब को आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में करिए एंड फिर अपने फिंगर्स को कर्ल करिए, तो आपको दिखेगा कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी कर्ल हो रही हैं फिंगर्स। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि जो करंट है वो आपका यहाँ पे डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ आपका मूव कर रहा है। सो आप देख सकते हो कि जो करंट है ऑटोमेटिकली वो इस पॉइंट से बाहर आया और इस पॉइंट से अंदर एंटर किया है। सो इसका मतलब है कि ए से निकला है और बी में एंटर कर रहा है, तो ए को आपको पॉजिटिव करना होगा और जो बी है उसको आपको नेगेटिव करना होगा, क्योंकि जो करंट है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। सो द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी एट ए इज पॉजिटिव एंड द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी एट बी इज नेगेटिव। और इसी तरीके से आपने इसका आंसर देना था। चलिए बी पार्ट की बात करते हैं। कहता है स्टेट द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इफ एन आयरन रोड इज हेल्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल। कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर मैं एक आयरन रोड को इसके अलोंग, मतलब मान लीजिए कि अगर मैं आयरन रोड को एग्जैक्टली ऐसे इसके थ्रू पास करके यहां रख दूं, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूं बेटा कि जो आयरन फीलिंग्स हैं, जहां ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो और डेंस हो जाएंगी। मतलब ये आयरन फीलिंग्स और एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगी, जो ये बताती है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। बहुत सिंपल सी बात है, जब भी हम किसी सोलेनोइड के अंदर या कॉइल के अंदर अपने आयरन रोड को रखते हैं, देखिए एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे सॉफ्ट आयरन रोड कहते हैं तो और अच्छा लगता है, लेकिन चलो आयरन रोड को रखते हैं, तो उसकी परमेबिलिटी हाई होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके थ्रू पास करती हैं, जिसकी वजह से वो रोड भी मैग्नेटाइज हो जाता है एंड अल्टीमेटली पूरे सेटअप की मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आपके जो पैटर्न्स बनते हैं वो और एक दूसरे के क्लोजर आ जाएंगे। डेंस पैटर्न बनेगा जो शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड वाइज इंक्रीज हो चुकी है। उसमें कहता है कि बेटा चेंज वन वे टू चेंज द पोलैरिटी ऑफ द कॉइल। अगर पोलैरिटी ऑफ द कॉइल, चेंज द पोलैरिटी ऑफ द कॉइल, तो सिंपल सी बात है, आप बैटरी के पोलैरिटी को चेंज कर दीजिए, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए, तो हो जाएगा। आपका पॉजिटिव वाला नेगेटिव बन जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाएगा। तो उस तरीके से आप कॉइल की जो पोलैरिटी है वो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे पोलैरिटी का मतलब क्या है ये मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कि देखो करंट आपका क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वाला साइड जो है वो साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है और उसके पीछे वाला जो फेस है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे दो पोल्स हैं। तो अगर आप इसकी पोलैरिटी को चेंज करना चाहते हो तो एक ही तरीका है, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली पोलैरिटी भी आपकी यहाँ पे चेंज हो जाती है। अब बात आती है कि डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल। एक सिंपल सी बात है, सबसे पहले करंट की डायरेक्शन को आप डिक्रीज, सॉरी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो ना, तो सबसे पहले करंट के स्ट्रेंथ को आप डिक्रीज कर दीजिए।
अगर डायरेक्शन चेंज करनी होती तो करंट की डायरेक्शन को हम चेंज करते हैं, बट यहाँ पे बात हो रही है स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रेंथ को अगर आप डिक्रीज करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, करंट के स्ट्रेंथ को कम करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ में भी कमी आ जाएगी। तो ये रहा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। बाकी जो हमें दिया गया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। यस, जो मैंने बताया वही है, सब कुछ यहाँ पे आपको दिया हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 15 की, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ही है आपका। कहता है द गिवन रोड्स विल अट्रैक्ट ईच अदर व्हेन, ओके, ये दोनों के दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए इन दोनों को। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ओके, एक काम करते हैं, ऑब्वियस है ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में होगा। मतलब ये कि सबसे पहले मान लेते हैं मैं इसको एक पॉजिटिव चार्ज दे देता हूं। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज देता हूं तो करंट क्या करेगा बेटा, वो इस तरह से फ्लो करेगा, राइट। फिर वो घूम के ऐसे नीचे से फिर ऊपर की तरफ आएगा लाइक दिस। तो अगर मैं इस डायरेक्शन से इसका व्यू पॉइंट लूं, मतलब मैं यहां से अगर मैं देखूं इसको, तो मेरे को ये दिख रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो लगातार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही हैं। तो मतलब ये हिस्सा जो बन गया ये आपका साउथ बन चुका है। अगर आप चाहते हो कि ये अट्रैक्ट करे तो ऑब्वियस है कि इसका नॉर्थ पोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं यहां से व्यू पॉइंट लूं और इसके करंट की डायरेक्शन को देखूं तो यहाँ पे नॉर्थ बनना इंपॉर्टेंट है। अब नॉर्थ बनने के लिए इसका अगेन पॉजिटिव होना जरूरी है, क्योंकि करंट जब ऐसे जाएगा तो यहां से मुझे दिख रहा है कि जो करंट है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है। सो बस बात यही है कि अगर ये पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव होना होगा। और जिसकी वजह से बेटा ये बनेगा आपका नॉर्थ पोल। साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और यही सवाल पूछा गया था। तो यहां पे इस कंडीशन में आपका पहला ही ऑप्शन सही है, दैट इज ए एंड सी आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तब ये ऐसा हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, यही आंसर है, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। कहता है अ मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड ऑन अ स्मॉल टेबल वेरी क्लोज टू द वॉल इन अ रूम, एंड अ मैन एंटर्स द रूम एंड स्विच ऑन द air conditioner fitted near the ceiling. Okay, he observes that the needle in the compass show immediate deflection. Identify the most probable reason for the deflection. ये बात तो बिल्कुल सही है यार कि जब हम अपने एयर कंडीशनर को ऑन करते हैं तो थोड़ी देर के लिए क्या होता है कि जो भली बात, मैं एक बात तो जानता हूँ कि देखो वायर है, वायर के अंदर जो है ऑल्टरनेटिंग करंट आपका फ्लो करता है। ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होने से क्या होता है कि लगातार उसकी जो करंट की वैल्यू है इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज आपकी करती है। एंड ऐसा होने से फ्लक्स में चेंज आता है, और अगर कंपास पास रखा होगा तो 100% उसमें डिफ्लेक्शन आएगी ही आएगी। अगर हाँ, ये बेसिकली यही होता है। और एक बात और हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑफ कोर्स आपके वॉल के थ्रू आर पार हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हमने कभी देखा होगा कि अगर मेरे पास कोई बहुत पतला वुडन प्लैंक भी अगर है तो उसके एक साइड पे अगर मैं मान लीजिए मैग्नेट रखता हूं तो दूसरे साइड पे अगर मैं कोई भी एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को रखता हूं तो वो उसको अट्रैक्ट कर पाता है। तो उसी रेफरेंस के हिसाब से जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही मानी जाएगी, क्योंकि करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द एसी वायर, ठीक है, कंसील्ड इन द एडजेसेंट वॉल, मतलब उसके आर पार जाके वहां पे इफेक्ट डाल रहा है, तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है, ओके, सो ये रहा इसका आपका जवाब, और बी ही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा असर्शन रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। कहते हैं व्हेन द करंट इज पासिंग थ्रू अ वायर अ मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड अराउंड द वायर। बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, द इंड्यूस्ड करंट इज जनरेटेड इन द कॉइल। देखिए स्टेटमेंट वाइज देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट एकदम से सही है। बस अगर मैं बात करता हूं कि व्हेन अ करंट इज पासिंग थ्रू अ वायर मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड, तो ये जो रीजनिंग है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ही नहीं है। इस वजह से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही बैठेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो ऊपर वाला ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को बता रहा है, नीचे जो है वो मैग्नेटिक इंडक्शन को बता रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, फैराडेस के लॉज के रिलेटेड बातें हो रही है यहाँ पे। हाँ, बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं द स्ट्रेट वायर इज पास्ड वर्टिकली थ्रू अ कार्डबोर्ड sprinkled with iron filling. So when the current is passed through the wire in the upward direction, it is seen that the iron fillings are arranging themselves in a definite pattern. Why? उसका रीजन बड़ा सिंपल है। हमने पहले भी इसके बारे में स्टडी किया है कि अगर मेरे पास एक वायर है और अगर उसमें करंट आपका फ्लो करता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है आपकी
वो कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म्स में जनरेट होती हैं, और अगर आप आयरन फिलिंग्स को यहाँ पर स्प्रिंकल करेंगे तो वो भी अपने आप को कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में अरेंज कर लेगा। ठीक है, सो व्हाट वुड हैपन टू दिस अरेंजमेंट इफ मोर करंट वर पास थ्रू द वायर। तो अगर किसी वायर के थ्रू अगर मैं ज्यादा करंट को पास करूंगा, तो इसका मतलब है कि उसके आसपास की मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो भी ज्यादा हो जाएगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी तो उसको कैसे शो करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को एक दूसरे के पास पास ड्रॉ करके। मतलब ये कि स्ट्रेंथ जब बढ़ती है तो आयरन फीलिंग्स और एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगी। जितना ज्यादा डेंसर वो होगा, मतलब स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यही है, बस हमने ऑलरेडी बात यहाँ पे कर ली है। द कंसंट्रेशन मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज, या स्लैश लिखा है द नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल विल इंक्रीज अप टू ग्रेटर डिस्टेंस। हाँ, ये भी बहुत अच्छा आंसर है कि जो आपकी नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल है वो भी बढ़ जाती है, ग्रेटर डिस्टेंस तक जाती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। तो जितना ज्यादा आपका डिस्टेंस बढ़ता है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही कम हो जाती है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो और दूर डिस्टेंस तक उस वो अपना इफेक्ट को शो कर सकता है, तो यही इसकी वजह से ये लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की। दैट कहता है द डायग्राम बिलो शोज अ कॉपर कंडक्टर। ओके, ठीक है, अलोंग द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये हमारा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है आपका। मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, इसके अलोंग आपके, अच्छा ये रखा हुआ है ये भी आपका मैग्नेटिक कंपास जो P है वो प्रेजेंट है अबव, और Q है बिलो द कंडक्टर। ठीक है, सो इफ द करंट इज पास थ्रू द वायर फ्रॉम A to B, then which of the two compass will show prominent direction डिफ्लेक्शन एंड वाई। ओके, समझ गया। तो बहुत सिंपल है, देखिए यार कुछ नहीं है। अगर आपका करंट मान लीजिए ए से बी फ्लो कर रहा है, ए से बी अगर आप फ्लो कर रहे हैं तो आप राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे लगा सकते हो। तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से यू विल सी दैट कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन होनी चाहिए। मतलब सिर्फ इतना है जी, कि बिलो जो मेरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो नॉर्थ साउथ होगी, और अपवर्ड जो है अपवर्ड जो डायरेक्शन देखोगे तो वो नॉर्थ टू साउथ होगी। मतलब मैं आपको फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं क्या बोलता हूं। देखिए, अगर मेरे पास ये एक मान लीजिए ये मेरी वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर ए टू बी आपकी फ्लो कर रही है, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से देखिए नीचे, देखिए नीचे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी तरफ जा रही है, और ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो मेरी तरफ आ रही है। तो यही होता है। सो कंसेंट्रिक सर्कल में जरूर होगा, बट किसी भी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखना है, फॉर दैट यू हैव टू मेक अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो अगर मैं नीचे वाला पॉइंट लेता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है अवे फ्रॉम मी। अगर मैं ऊपर वाला पॉइंट लेता हूं तो इट इज कमिंग टुवर्ड्स मी। इसी वजह से अगर आप देखो तो बिलो वाला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इट इज पॉइंटिंग अवे, मतलब ये साउथ टू नॉर्थ दिखा रही है। बट ऊपर वाला जो पी वाला है वो मेरी तरफ पॉइंट करना चाहिए, बट इट शुड पॉइंट लाइक दिस। बट ये उधर की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब इसका आंसर जो है वो पी ही होगा आपका। आंसर मैंने बता दिया है कि ये क्यों होगा, क्या रीजन है। सो दिस इज बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द क्यू इज द सेम डायरेक्शन। हाँ, बट वही मैंने कहा आपको, वही मैंने कहा कि क्यू के टाइम में तो अलोंग द है, बट पी में ऑपोजिट है, तो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन पी में दिखाई देगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। कहता है रीड द एक्सर्प्ट फ्रॉम अ स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। एक्सर्प्ट, वाह, क्या क्या ही वर्ड्स हैं। ओके, सो ऑन स्टेज अ सॉफ्ट आयरन बॉक्स, okay, sits atop a hidden copper coiled platform conductive to electricity. I summoned a man who fancied himself a modern day Hercules onto the stage and challenged him to lift the iron box. With ease, he lifted it up. Then, with a wave of my magic wand and a hidden switch activated, I said, I'm going to take away your strength. When I asked him to lift the box again, he struggled, unable to burst it. ओके, सो एक्सप्लेन द, ये बहुत सिंपल सी बात है। आप ये कैसे, क्या बोलूं मैं, क्या क्वेश्चन है। सिंपल सी बात ये है यार कि अगर मेरे पास एक कॉपर कॉइल है एंड उस, ये देखिए ये मेरे पास कॉपर की एक कॉइल अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सपोज, इसमें क्या होता है, कॉपर कॉइल्ड प्लेटफॉर्म है। ओके, सो दिस इज द प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर ये कॉपर की मैंने कॉइलिंग की हुई है सपोज, ठीक है।
और यहाँ पे मैंने एक आयरन बॉक्स को सपोज यहाँ पे रखा हुआ है। जैसी अब अगर मैं यहाँ पे बात क्या हो रही है, स्विच की बात हो रही है, तो स्विच को हम ऐसे शो करते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव सपोज, चलो मैं ऐसे इसको लगा देता हूँ और मैं इसको टच कर देता हूँ। बस बात कुछ नहीं है यार, जैसे आपका जो स्विच है वो यहाँ पे लगेगा, ठीक है, उसी टाइम क्या हो जाएगा, इसमें करंट पास करेगा, करंट पास करने की वजह से ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। और चाहे यहाँ पे कोई भी पोल बने, चाहे नॉर्थ बने चाहे साउथ पोल बने, डजेंट मैटर, बिकॉज ये आयरन बॉक्स है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से सारा कुछ यहाँ पे हो रहा है। सो एक्सप्लेन द स्टेटमेंट बता दिया। इफ यू आर आस्क्ड टू डिजाइन द सेम मैजिक इन योर साइंस लैब, गिव द नेसेसरी सर्किट डायग्राम, ये लो आपके सामने बना दिया, यही वो सर्किट डायग्राम है। एंड देन गिव any one device that works on the same principle. इलेक्ट्रिक बेल भी इसी पे काम करती है, उसमें आई थिंक ऐसा था कि यू शेप इस तरह से होता है आपका, और इस तरह से आप इसको डिजाइन करते हैं, ठीक है, एंड फिर उसको हम कनेक्ट कर देते हैं किसके साथ, अपने बैटरी के साथ या सेल के साथ या एसी सोर्स के साथ लगा दीजिए, डजेंट मैटर। फिर यहाँ पे अगर आपको ये याद होगा तो यहाँ पर क्या था, एक इलेक्ट्रिक गोंग था, ठीक है, हैमर था, सॉरी, हैमर के साथ एक गोंग लगा होता है। तो जैसे ये हमारा चार्ज होता है, ये क्या करता है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, अट्रैक्ट करने से ये जो हैमर है ये गोंग पे बजता है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रिक बेल इसका सही आंसर हो जाएगा। या देखो यही आंसर दिया मैंने, ठीक है। ओके जी, अब हम बात करते हैं 66 नंबर की। कहता है इन द गिवन डायग्राम जो एक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक कंडक्टर को कैरिंग करंट इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। ओके, ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो की गई है। ओके ठीक है। ओके सो बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना। सबसे पहले देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक चीज जो है वो आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है बी आपका, वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। अब मुझे ये देखना है कि जो करंट है वो किस डायरेक्शन में है, चाहे करंट मेरी तरफ आ रहा है कि इनटू जा रहा है। ऑब्वियस है इनटू जा रहा है, क्योंकि एक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है, एक्स इज समथिंग दैट इज मूविंग अवे फ्रॉम मी। तो इसमें इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि आपकी वायर जो है ना वो इस तरह से रखी गई है और मैं उसको ऐसे पीछे से देख रहा हूँ। वायर ऐसी रखी गई है और मैं उसको पीछे से देख रहा हूँ, और मैग्नेटिक फील्ड मुझसे दूर जा रही है, ये इसका मतलब है। और इस दूर जाने को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस क्रॉस से। और अगर मेरी तरफ आ रही होती तो मैं इसको कैसे शो करता, डॉट से। तो बस यही एक मतलब है और इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं होता। सो ये बात तो क्लियर होगी, जो करंट है वो मुझसे दूर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रही है। तो कहता स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर। ओके, सो सिंपल सी बात, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगेगा आपका। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, देखिए आपको हो सकता है वीडियो में मेरा ये राइट दिख रहा हो, बट दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड। मैं एक बार आपको अच्छे से बता दूं है क्या, आप भी मेरे साथ प्लीज करके देखना। सबसे पहली बात है कि हमें याद होना चाहिए कि हमने पढ़ा था ये एफ बी आई होता है, दिस इज एफ, दिस इज बी, दिस इज आई। एफ जो है वो थंब रिप्रेजेंट करता है, फोर्स जो डायरेक्शन है। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो हमारा इंडेक्स फिंगर बताता है, और जो मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को बताएगा। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड एंड सी केयरफुली कैसे करना है। सबसे पहले करंट हमसे दूर है, जो करंट आई एम सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लेफ्ट से राइट मैंने यहाँ पे दिखा दिया। सो इट इज मूविंग लाइक दिस, ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। जो करंट है वो स्क्रीन की तरफ है, मतलब अवे फ्रॉम यू है, और ये मेरी तरफ शो कर रहा है, तो ये गलत है। अब इस डायरेक्शन को मेंटेन करते हुए मैं इसको घुमा रहा हूं, अब देखिए ये, अब मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इधर है, और ये चीज मुझसे दूर जा रही है, मुझसे अवे है। तो आप भी ऐसे करें कि आपसे अवे होना चाहिए, और जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन बताता है, जो ऑटोमेटिकली बता रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो इसका मतलब ये है कि इस कंडीशन में जो फोर्स है वो एक्ट करती है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये फ्लो करती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने शो करना है। ओके सो एक्सप्लेन द कोज ऑफ द अबव सेट फोर्स। सिंपल है, वेन एवर यू प्लेस अ करंट कैरिंग वायर परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट ऑलवेज एक्सपीरियंस अ फोर्स। एंड जो लो यूज किया गया है वो है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। सो बहुत ज्यादा है यार, ठीक है। सो यही है हमारा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा कर देता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन नहीं तो रीड नहीं होगा। ओके, आई थिंक अब आपको दिखाई दे रहा होगा प्रॉपरली। देखिए, तो सबसे पहले आपसे क्या बोला गया है, कहता है कि थोड़ा ध्यान से अगर देखें तो
मेरे पास ये वेइंग मशीन है और उसके ऊपर क्या किया हुआ है, एक कॉपर का बार रखा हुआ है, ये स्विच है, स्विच के साथ एक आपका यहाँ पे रियोस्टैट है, दिस रिप्रेजेंट रियोस्टैट वेरिएबल रेजिस्टेंस। हाँ ओके, सेल रखा हुआ है यहाँ पे, ओके ना। अब वो ये कह रहा है कि इनिशियली जो वेट ये शो कर रहा था 0.4 kgf का शो कर रहा है, कहता है कि व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द कंप्रेशन बैलेंस। कोई ये है कंप्रेशन बैलेंस आपका व्हेन वी क्लोज द स्विच। ओके, जब आप स्विच को क्लोज कर दोगे तो करंट कैसे जाएगा, ध्यान से देखिए, करंट ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर कॉपर वायर के थ्रू होके जाएगा, फिर इस तरह से टर्न कर जाएगा और इस तरह से सर्किट आपका पूरा कंप्लीट होके नेगेटिव में एंटर कर जाएगा। अब देखो समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है, इफ यू लुक दिस वेरी केयरफुली, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, ठीक है। करंट जो है अवे जा रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे जो मैंने पीछे किया था। फिर से देखिए कैसे करना था, तो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, करंट मुझसे दूर जा रहा है और फोर्स का एक्ट करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। तो क्योंकि इसमें फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है, क्योंकि फोर्स आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है, तो इसका मतलब यह है कि कंप्रेशन बैलेंस में जो वेट है वो इंक्रीज कर जाएगा, वो ज्यादा दिखेगा इसके अंदर। तो 0.4 kgs से ज्यादा वेट हमें दिखाई देगा अगर इसमें से करंट को पास किया जाता है। दोस्तों, हाउ विल द ऑब्जर्वेशन चेंज व्हेन वी इंक्रीज द करंट इन द सर्किट। सिंपल, अगर आप करंट की वैल्यू को बढ़ा दोगे तो फोर्स भी बढ़ जाती है। क्यों? फोर्स फॉर्मूला क्या था, एफ इज इक्वल टू आई बी एल। तो अगर करंट को बढ़ाओगे तो फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो मतलब वे ज्यादा करेगा, ज्यादा रीडिंग शो करेगा, अब ये इंक्रीज हो जाएगी वैल्यू। एंड नेम द रूल यूज टू कम टू द कंक्लूजन। ए ऑब्वियस है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, और उसके हेल्प से हम इस कंक्लूजन में पहुंचे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलो, मैंने आंसर दिया है बट मैंने आपको रीजन दिया है, होप आपको समझ में आया क्यों होता है, कैसे होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की। कहता है द डायग्राम शो, यहाँ पे टू पैरेलल वायर्स है कैरिंग करंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों में दिख ही रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी। ओके, ए का जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, सो इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द वायर एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। हाँ, ये ना एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट जो है ना नॉर्मली +2 में ज्यादा इंट्रोड्यूस किया जाता है, बट ऑफ कोर्स यहाँ पे भी आप चाहो तो समझ सकते हो। कहता है स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए। बहुत सिंपल है। अब आप बोलोगे सॉरी सिंपल कहाँ है, बहुत मुश्किल है। नहीं मुश्किल है, थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले हम यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे। करंट हमारा नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके अंदर हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा, राइट। यस, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा। सो मतलब ये कुछ ऐसे एक्ट करेगा, आपका इस तरह से एक्ट करेगा। अब ध्यान से देखते रहना। अब जैसे मैं ए पे पहुंचूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां एक्ट कर रही है, इनवर्ड, इनटू द स्क्रीन जा रही है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इनटू द स्क्रीन जाने का मतलब क्या हुआ, मैं इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड ए पर एक्ट कर रही है, बट वो मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, बी की मैग्नेटिक फील्ड है। देखो ना क्या हो रहा है कि ये ए है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे जा रहा है इसके राउंड। तो जब मैं इसमें देख रहा हूं तो टकरा के अंदर की तरफ जाएगा ये, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द स्क्रीन जा रही है आपकी। मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, वो अंदर की तरफ जाएगी आपकी। ओके, सो फोर्स की डायरेक्शन बहुत सिंपल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे फिर से। मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इनटू द पेपर, तो अवे फ्रॉम मी, इनटू द पेपर मतलब अवे फ्रॉम मी। करंट है डाउनवर्ड, करंट है डाउनवर्ड, और ये थंब बता रही है फोर्स की डायरेक्शन। सो इट विल, द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ वायर बी। टूवर्ड्स बी कर दूं, आई थिंक वो बढ़िया रहेगा, टूवर्ड्स बी। टूवर्ड्स बी इसका सही आंसर होगा, फोर्स इस तरफ लग रही है। नेम द लॉ या लॉज, लॉज बोल दिया मतलब एक से ज्यादा है। यस, हमने दो लॉज का इस्तेमाल किया है, एक तो राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल किया है और दूसरा हमने फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल किया है। तो ये दो हमारे लॉज हैं। When a compass is placed in between the two wires, it does not remain along the direction of the magnetic field wire A or B नहीं क्या बोल रहा है, इट डज नॉट रिमेन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। अच्छा, मतलब न्यूट्रल पॉइंट के बारे में बात करें, न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जो है कंपास नहीं होता आपका, ठीक है, मतलब न्यूट्रल है वो। क्यों, ओके ओके, बात समझ में आ रही है। करना कुछ नहीं है यार, पहले मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको यार निकालूं ताकि आपको समझाऊं यहाँ पे हो क्या रहा है। ओके,
सो वो कहता है कि वो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे होगा, अल्टीमेटली वो पूछ रहा है वो न्यूट्रल पॉइंट किस तरफ होगा। तो देखिए आंसर जो है, उसने कहा था ना ए की स्ट्रेंथ ज्यादा है और बी की कम है, तो आंसर यहाँ पे आर होगा। अब आप बोलेंगे आर क्यों है, प्लीज अंडरस्टैंड। अगर तो दोनों के करंट की वैल्यू एक जैसी होती तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एक जैसा होता, तो सेंटर पॉइंट एक वो पॉइंट होता जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती। क्यों? क्योंकि देखो ना, इसमें भी क्लॉकवाइज है, इसमें भी क्लॉकवाइज है, बट क्यू के रेफरेंस में देखो तो यहां से क्लॉकवाइज होकर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है और यहां से मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होकर अंदर की तरफ जा रही है। तो मतलब ये कि क्यू वो पॉइंट हो जाता जहां पर दोनों का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम होने की वजह से नेट रिजल्ट जीरो आ जाता। लेकिन वो तब होता जब दोनों की स्ट्रेंथ एक जैसी होती, बट यहां पे ऐसा नहीं है। उसने एक बात बोली है कि जो ए वाला है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा, उसमें करंट की स्ट्रेंथ ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दूर डिस्टेंस तक फैलेगा। मतलब ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड और बी की, क्योंकि करंट की वैल्यू कम है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम ही डिस्टेंस तक होगी। इसका मतलब है कि इसके कम डिस्टेंस पे यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां तक पहुंच सकती है और इसको कैंसल आउट कर सकती है। तो इसलिए जो सही आंसर है वो आर है। तो हमेशा एक बात याद रखना कि न्यूट्रल पॉइंट हमेशा उस वायर के नजदीक होता है जहां पर स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड की कम होती है। ऑलवेज रिमेंबर, मैं फिर से बोल रहा हूं, न्यूट्रल पॉइंट हमेशा उस तरफ होता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती है, जो कि बी है, क्योंकि उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा था उसकी स्ट्रेंथ कम थी। ठीक है? तो जैसे मेरी स्ट्रेंथ ज्यादा है तो मैं दूर तक मैग्नेटिक फील्ड पहुंचा सकता हूं, बी वाली की स्ट्रेंथ कम है तो मैं बहुत नजदीक तक ही पहुंचा सकता हूं। तो ऑटोमेटिकली यहीं पे कहीं कोई पॉइंट होगा जहां पर ये दोनों आपस में कैंसिल होकर जीरो हो रही है। इसलिए आर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। सो फाइनली हमारे पास हमने सारे सारे यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस किए। ये जितने भी थे ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। एंड आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। अगर आपको पसंद आ रही है ये वीडियो और अगर आपको समझ में आ रहा है सब कुछ, तो काइंडली यार इस वीडियो को ढेर सारे लाइक्स दीजिए, ताकि ये और मेरा चैनल जो है वो अच्छे से ग्रो करे। जितना ग्रो करेगा उतना मेरा मनोबल बढ़ेगा, उतना मैं ही वीडियोस बनाऊंगा इस चीज के लिए। बाकी ऑफ कोर्स मुझे पता है आप में से कई के कमेंट्स आए भी आएंगे कि सर आप रेगुलर वीडियो नहीं डाल रहे। प्लीज सबने कोशिश करिए। सच बता रहा हूँ मेरी तबीयत वैसे भी इतनी ठीक नहीं है, बट जितनी है, आपको बताया था मेरे बैक में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। बट जब मुझे मौका मिल रहा है मैं कर भी रहा हूँ साथ में। हाँ, मेरे यहाँ पे भी पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, तो इस वजह से थोड़ा बिजी काफी हूँ, चेकिंग में बहुत बिजी रहा हूँ मैं। सो इस चक्कर में सब कुछ है। तो बट जब जब मौका मिल रहा है आई एम ट्राइंग कि मैं आपके लिए जल्दी से वीडियो ला सकूं ताकि आप लोग इन सभी क्वेश्चन का फायदा ले सको। चलो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली इसको अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के ग्रुप के अंदर, ताकि उनको भी इन वीडियोस का लाभ मिले, उनको भी पता लगे यार कोई एक ऐसा चैनल है जो आप लोगों की यहाँ पे हेल्प कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।